हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद नीलम। देखिए, अभी तक ईवीएस के हमने 16 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और रेगुलर आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम चैप्टर 17 करने वाले हैं, जिसमें है चैप्टर का नाम है चिट्ठी आई है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके लिए वीडियो स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ईवीएस जो कि प्राइमरी लेवल पे आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका ईवीएस आता ही है। बाकी आपको जो आपकी एनसीईआरटी की सभी बुक्स हैं वो ऑल मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि चिट्ठी आई। अब चिट्ठी आई है से बात है कि चिट्ठी कोई लाया होगा। कौन लाता है चिट्ठी? पोस्टमैन लाता है। जब पहले के ज़माने की बात करते हैं तो जब डाकिया चिट्ठी लेकर आता था तो उस टाइप पे सभी लोग दौड़े दौड़े आते थे और पूछते थे कि हमारी चिट्ठी आई है क्या, हमारी चिट्ठी आई है। इसी तरह से किसी ने चिट्ठी भेजी है। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम आवर्तला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम। और तुम्हारी रोना इस तरह से किसी ने चिट्ठी लिखी हुई है। अब ये चिट्ठी के बारे में, मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। अहमद को रीना ने अपनी चिट्ठी लिखी है। तो यहाँ पर देखिए अहमद का पूरा पता यहाँ पर डला हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही चिट्ठी लिखी, अहमद ने पत्र पेटी में से पत्र निकाला, रीना ने पत्र डाला, डाकिया ने पत्र निकाल कर अहमद तक पहुँचाया, उसके पते पर पहुँचाया। अब ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। अब हम मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें वह देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये रीना यहाँ पर चिट्ठी डाल रही है। फिर यहाँ पर पहले तो ये ठप्पा लगवाया गया जिस जगह पर पहुँचाना था। रीना ने पत्र लिखा है, फिर ये पता लिखा हुआ है। इस तरह से डाकिया ने पत्र निकाले हैं और जगह तक पहुँचाए। अब यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो आपके लिए चीज़ें वो है, कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। आप उन्हें बताइए कि इस तरह से पहले होता था, तो आप भी बच्चों को एक एज अ प्रैक्टिकल इन चीज़ों को करने के लिए कहिए ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और कुछ बच्चों को बोलिए कि आप टिकट इकट्ठा करें विभिन्न तरह के, तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। ये पहले जो चिट्ठियाँ होती थी वो इस तरह की थी। फिर आगे बात हो रही है कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं आप उनसे बात करें और पता करें कि किस तरह से पहले चिट्ठियाँ पहुँचती थी। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है बुजुर्ग। आपको कोई भी पहले के ज़माने की यदि बातें पूछना है तो आप आपके घर के बुजुर्ग से इस पर डिस्कशन करिए, और ये समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए भी प्रेरित होंगे। देखिए यहाँ पर एक बात निकल के सामने आई है कि पहले के ज़माने की जो भी बातें जाननी है तो वो आपके बच्चों को कौन बताएगा? आपके घर के बुजुर्ग। आप कहेंगे, प्रेरित करेंगे तो वे आपके घर के बुजुर्गों से भी बात करेंगे और बात करने में रुचि लेने के साथ ही वे उनसे प्रेरित भी होंगे। फिर आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो लड़कियाँ जो आपस में बात कर रही है। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ, उन्हें फ़ोन करने चलना है तो
चलो देखिए, एक बात कर रही है कि चिट्ठी लिखेगी और एक बोल रही है कि मैं फ़ोन करूँगी। अब फिर इसके बाद में अभी का जो टाइम है वो फ़ोन पर बात करने का है, बच्चे फ़ोन से ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं। अब आगे बात हो रही है यहाँ पर कि बच्चों को एक एक्टिविटी करने को बोलें, जैसे कि एक डिब्बी और या एक आइसक्रीम का धागा, ये एक साइंस की एक्टिविटी के तौर पर बच्चों को बताएं। उसमें छेद डालें, एक रस्सी से बांधें, धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के छेद में से निकालकर गांठ बांधो। इस तरह से फ़ोन बन गया। और एक दोस्त को फ़ोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो और दूसरा तुम अपने मुंह पर रखो। ध्यान रहे कि धागा खिंचा रहे, कहीं छुए ना। शुरू करो अपनी बातें। तो इस तरह से एक एक्टिविटी भी होगी जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को करवा पाएंगे। फिर आगे बात निकल कर सामने आती है जो पेडागॉजी टर्म आ रही है। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संसार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर बात करने के लिए कहा जा सकता है। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चा जिस जगह से है उसके अनुसार आप बच्चे से या तो बोले कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर बात की जा सकती है, तो आप उसे नए ज़माने से भी प्रेरित करवाएं। तो इस तरह से आपका जो 17 चैप्टर था चिट्ठी आई है, इस चैप्टर में पुराने ज़माने में जो चिट्ठी चलती थी उसको लेकर के और बुज़ुर्गों के समीप बच्चे जाएं, प्रेरित हों, पुरानी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें और उन्हें जानने की इच्छा रखें। तो यह चैप्टर से बात निकल के आई। अब हम देखते हैं चैप्टर 18। चैप्टर 18 है ऐसे भी होते हैं घर। देखिए, घर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में, टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका सबसे पहले तो यहाँ पर आप चित्र देखिए, ये कुछ पहाड़ी एरिया दिख रहा है। ये जो घर है ये ऐसा लग रहा है जैसे रस्सी से ही इनकी चादरें कसी हुई हो। तो आप पहले तो इन घरों के बारे में जानें कि मकानों की विविधता को दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो जैसे असम की बात हो रही तो बच्चा असम के बारे में जाने कि वहाँ पर क्यों, किस कंडीशन के कारण इस तरह के घर होते हैं। राजस्थान के बारे में जानेगा, पहाड़ी इलाके और दिल्ली, तो इस तरह से वो समझ पाएगा इन मकानों को। फिर आगे बात हो रही है, यहाँ पर एक घर बना हुआ है चित्र में और एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पर कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? असम से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। आप इस घर को ध्यान से देखें कि ज़मीन से ये इतने ऊंचे हैं, देखिए कि 10 से 12 फुट ऊंचे। कितने ऊंचे हैं? 10 से 12 फीट ये घर ऊंचे हैं। अब यहाँ पर ये घर आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरह से ये किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के हैं और बाहर से भी लकड़ी के ही हैं। और फिर इसके बाद यदि बात करें कि जो ये खंबे हैं, ये खंबे किसके? मजबूत बांस के, मतलब बांस के घर हैं। और किस कारण से बनाए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। तो आप असम में बारिश होती है तो बारिश से बांस निकल कर आया और बांस से 10-12 फुट ऊंचे और लकड़ी के। तो 3 बातें असम के घरों के बारे में याद रखें। फिर इसके बाद आते हैं आपके पास, ये आप घर देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक लड़की है वो बात कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ कहाँ पर गिरती है? मनाली में गिरती है। तो यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है तो मनाली से आई हुई है बोल रही है। हमारे यहाँ पर जो घर है वो किस तरह के होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं? पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। देखिए, हम एक बार देखते हैं यहाँ पर जो है बारिश बहुत होती है
और बारिश ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ भी पड़ती है। क्या पड़ती है? बर्फ़ भी पड़ती है। तो बर्फ़ भी पड़ेगी, ज़्यादा ठंड होती है, तेज़ धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो हमारे जो मकान होते हैं वो किस तरह के बनाए जाते हैं? पत्थर के। तो मनाली में बर्फ़ के कारण पत्थर के मकान बनाए जाते हैं, बर्फ़ और बारिश तेज़ होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई दे रही हैं, सीमेंट के घर हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं। तो ये जो मकान है दिल्ली के मकान है। ठीक। अब दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ भी दिल्ली का ही हिस्सा है। और दिल्ली भारत की राजधानी है और कई लोगों के पास भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, चाहे सड़क हो, चाहे फुटपाथ हो, चाहे स्टेशन। बाकी शहर में घर की बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर एक बच्चा है जो बता रहा है कि मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। अब आप इस घर को देखेंगे कि यहाँ पर छप्पर टाइप का है। मतलब ये घास फूस से आपको ढका हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। देखिए ऐसे घर उसी जगह पर होंगे जहाँ बारिश नहीं होगी या बहुत कम होगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ये गीला नहीं होगा। और ये जो घर है दीवारें मोटी होती हैं और मिट्टी के घर होते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती तो घर के अंदर ठंडक कब होगी? जब ये मिट्टी के घर होंगे। और इन्हें मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कैसी होती? कटीली बनी होती है। अब बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबत के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने का प्रयास करें। देखिए जब बारिश होती है, बाढ़ आती है तो कई लोग बेघर हो जाते हैं। अब आप बच्चों को उनकी भावनाएं, उनकी स्थितियों के बारे में यदि बताएंगे तो बच्चे संवेदनशीलता से समझेंगे और इस बातचीत को करने की बहुत आवश्यकता है। आगे बात आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं झील बनी हुई है, नाव बनी हुई है। तो अपन इस झील और नाव के बारे में देखेंगे। सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। देखिए जो बच्चा जिस स्थान से था उस बच्चे ने वहाँ की लोकगीत बताया। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। कहवा कहाँ का है? कहवा कश्मीर का चाय है। बहुत मज़ा आया। शाम को हम डल झील घूमने गए, वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। ये जो आप दिख रही है इसे हाउस बोट कहते हैं, जो कि डल झील में तैर रही है। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी आप देखेंगे यहाँ पर क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के बारे में बात हुई, कहवा का संबंध था, बोट का संबंध था। ये देखो ये इग्लू जो है बर्फीले इलाके में बने हुए घर होते हैं। आपको यहाँ मैच करना है। हाउस बोट कहाँ है? बहुमंजिला मकान है। ये बच्चा मैच करेगा तो उसमें मकान समझने की और अच्छे से समझ विकसित होगी। फिर आगे बात हो रही है यहाँ पर मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। जिन बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझेंगे। आप बच्चों से पूछे कक्षा में कि मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। इस तरह से जो चैप्टर आपका 18 था, इसमें हमने घरों की बात की, मकान की बात करी कि किस तरह के मकान होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने बात की असम की मकान की बात की। असम में बहुत बारिश होती है और बहुत बारिश होने के कारण बांस के मकान बनाए जाते हैं। और बांस के जो मकान होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, लकड़ी के होते हैं, अंदर से भी लकड़ी के होते हैं और बाहर से भी लकड़ी के होते हैं। फिर बात हुई थी आपकी मनाली के मकान के। तो जो मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी ज़्यादा होती है, इसी कारण से उनके जो मकान होते हैं पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें धूप में रहना अच्छा लगता है। फिर बात हुई थी राजस्थान के घरों की। तो राजस्थान के घर मिट्टी की मोटी दीवारों के बनाए जाते हैं, उन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और जो छतें होती हैं वो घास फूस की बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। फिर आपने बात की कहवा चाय की। कहवा चाय कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर जो है उस वहाँ पर डल झील है और डल झील में हाउस बोट के बारे में हाउस बोट आपने देखी।
फिर हम दिल्ली के शहर में बात कर रहे हैं। दिल्ली भारत की आपकी राजधानी है और यहाँ पर जो घर हैं बड़े ऊंचे ऊंचे और पक्के घर होते हैं, ईंट के, रेत के, सभी सामान से मिलाकर बनाए जाते हैं और वहाँ पर लोग ज़्यादा है और रहने की जगह कम है। तो पूरा जो 18 चैप्टर था उसका हमने एनालिसिस इस तरह देखा। नेक्स्ट हम 19 चैप्टर देखते हैं। 19 चैप्टर जो है हमारे साथी जानवर। टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखों से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई। मतलब ये जो चिड़िया थी उड़ते उड़ते पंखे से कट गई, तो ये चिड़िया नीचे गिर गई। फिर इन बच्चों ने क्या किया, उसकी थोड़ी सी जो भी वहाँ लगी थी उसको ठीक किया और वह उड़ गई। तो बच्चों को अच्छा लगा। इससे क्या हुआ कि बच्चों के मन में जानवर, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना विकसित हुई। तो आप इस तरह से कक्षा में पक्षियों के बारे में चर्चा करें और जानवरों के बारे में, तो बच्चे जो होंगे इसके प्रति इनमें संवेदनशीलता की भावना विकसित होगी और उन्हें और अच्छे से जानेंगे। आगे है आपके लिए, यहाँ पर एक गाय बैठी हुई है और मीनू की गाय है। मीनू रोज़ सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पैर में चोट लग गई है। और फिर आगे यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने गधे को खाना खिला रहा है, नहला रहा है, उसकी पूजा भी कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे इन चित्रों को देखेंगे तो इन जानवरों के प्रति उनमें संवेदनशीलता की भावना विकसित होगी। हम जानवरों को पालते हैं। देखिए, कुछ जानवर पालतू होते हैं जैसे गाय, कुत्ता, गधे, घोड़े, उनकी देखभाल भी करते हैं। ये संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझ में आएगी कि किस तरह से उनके जीवन में जीवों की आपसी निर्भरता है। फिर देखिए, पक्षियों, जब भी गर्मियाँ आए तो आप बच्चों को यह बात बताएं कि जो चिड़ियाँ होती हैं सभी जगह पानी सूख जाता है, तो उनके लिए पानी रखें किसी बर्तन में। इस तरह से आप बर्तन को रस्सी से लटकाएं, उनके लिए खाना रखें। तो ये सभी जो है उनके जीवन का ही हिस्सा है। बच्चों को पक्षियों को प्याऊ बनाने में मदद करें। इससे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें और इनके बारे में बहुत सी बातें जानें। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप बच्चों को कहेंगे तो बच्चा ज़रूर ये चीज़ समझेगा। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है जिसका बताया गया है जैसे कि घास फूस है। अब घास फूस कौन कौन खा रहा है? बकरी भी खाती है। अब बकरी जो है रोटी भी खाती है, फल भी खाती है, सब्जी भी खाती है। तो इस तरह से बच्चे फिर मनुष्य जो है रोटी, सब्जी, फल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इस डायग्राम के थ्रू निशान लगाने को बोलेंगे तो बच्चे ये चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। अब बच्चों से यह चर्चा की जाए, यहाँ पर बात हो रही है पेडागॉजी टर्म जो है, बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षी को छूने का अर्थ उन्हें प्यार से सहलाना है, ना कि उन्हें सताना है। कुछ बच्चे उन्हें बार बार परेशान करते हैं, वो आते हैं यदि खाना खाने तो आप उन्हें ये बताएं कि उन्हें प्यार से सहलाना है, ना कि उन्हें सताना। फिर अगले पृष्ठ पर चित्र दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को ये बात सहज और सरल तरीके से बताना चाहिए, क्योंकि चाहे वो मानव हो चाहे पशु पक्षी हो, सभी में प्रकृति संतुलन तभी होगी जब आपस में निर्भरता रहे। रानी के बाग से माली आम के टोकर ले आया। देखिए, जो माली है यह आम के टोकरे भर के लाया है रानी के लिए, रानी के ही बाग से। महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगने होते। इन्होंने बताया कि पक्षियों ने बहुत सारे आम खा लिए हैं। फिर रानी कहती है कि क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? तो माली जो है बोलता है, गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। अब ठीक है, अब देखिए अगले साल पहले से भी कम आम आए, पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं?
अगले साल बोला, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। मतलब बात क्या हुई कि जो पक्षी होते थे वो कीड़ों को खा लेते थे तो फल खराब नहीं होते थे। मतलब पक्षी अगर नहीं आएंगे तो आपकी फसल भी ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से जो प्रकृति का संतुलन है वह यही कहता है कि आप प्रकृति की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। तो पक्षी क्यों आते थे बाग में? जो कीड़े होते थे उनको खा जाते थे, ना कि वह उनकी फसल बर्बाद करते थे। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर 19 है हमारा, उस चैप्टर में भी हमने पशु पक्षी की महत्ता को समझते हुए कई बातों को जाना और बच्चों को हमने उनके नज़दीक लेकर के आए हमारे साथी जानवर। आई होप कि चैप्टर 17, 18 और 19 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी चैप्टर में जो बुक कंप्लीट करवा रही हूँ NCERT की, ये सभी एग्ज़ाम, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो गवर्नमेंट के, सभी में बेसिक तौर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छे से लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मैं नेक्स्ट आपके 20, 21 और 22 चैप्टर लेकर के आने वाली हूँ। 24 तक के आपके चैप्टर से, तब तक के लिए मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।